हेलो दोस्तों मेरा नाम है उमेश कुमार सैनी और आप सभी लोग देख रहे हैं एसआरएल एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन को। दोस्तों ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? यदि सीधी सीधी भाषा में मैं बोलूं तो डीएनए से जो आरएनए बनता है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दोस्तों जब हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था तो उस समय पढ़ा था कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए के अंदर जो भी सूचनाएं पाई जाती हैं वो हमारी प्रोटीन के रूप में ही व्यक्त होती हैं। लेकिन जब डीएनए से प्रोटीन बनता है तो उससे पहले डीएनए में उपस्थित जो सूचनाएं होती हैं वो पहले एमआरएनए में ट्रांसफर होती हैं और एमआरएनए से ये सूचनाएं आपकी प्रोटीन बनाती हैं। तो जो डीएनए से आरएनए बनता है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जबकि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। दोस्तों यदि हम इस रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को समझें तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो एक कोशिका के अंदर जो भी डीएनए पाया जाता है उस पूरे के पूरे डीएनए से क्या होती है? फोटोकॉपी बनती है, उसकी प्रतिलिपि बनती है। जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो पूरे के पूरे डीएनए से आपका आरएनए नहीं बनता है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा होता है, उसी हिस्से का आपका क्या बनता है? आरएनए बनता है। इसको यदि हम एक उदाहरण के द्वारा समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास एक बुक है तो उस बुक की पेज संख्या 1 से लेकर उसके अंतिम पेज तक पूरी की पूरी फोटोकॉपी तैयार करना, उसकी प्रतिलिपि तैयार करना, यह है हमारा रेप्लिकेशन। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि मान लो उसी बुक के किसी एक चैप्टर की कॉपी तैयार करने को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कह सकते हैं। तो ये तो था रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में अंतर। दोस्तों जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी में रेप्लिकेशन की एक परिभाषा दे रखी है और वो परिभाषा ये दे रखी है कि जो डीएनए होता है उस डीएनए एक स्ट्रैंड में उपस्थित जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उसके अनुसार आरएनए बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मान लो हमारे पास ये डीएनए है और हमें पता है कि डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, साथ साथ में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो मान लो इस डीएनए को यदि हम खोलकर लिखें तो ये इसका पहला स्ट्रैंड हो गया है और ये इसका क्या हो गया है? दूसरा स्ट्रैंड हो गया है और ये दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के क्या है? पूरक। तो यदि हम ये देखें कि इसके दोनों स्ट्रैंड आपके एमआरएनए क्यों नहीं बनाते हैं तो इसका कारण दो हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि मान लो इस स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा वो इसका पूरक होगा और इस स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा वो इसका पूरक होगा। यहां पर जो दोनों एमआरएनए बनेंगे, इससे बनने वाले आरएनए को हम फर्स्ट आरएनए बोल सकते हैं, इससे बनने वाले आरएनए को हम सेकंड आरएनए बोल सकते हैं। तो ये दोनों आरएनए हैं वो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? पूरक बन जाएंगे। और जब एक दूसरे के ये पूरक बन जाएंगे तो पूरक आरएनए वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं और चिपक कर वो क्या करेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण करेंगे और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है आपका प्रोटीन नहीं बना सकता है। जब आरएनए से प्रोटीन ही नहीं बन सकता है तो ऐसे आरएनए का हम क्या करेंगे? तो इस कारण से जो आरएनए है वो आपके दोनों स्ट्रैंड से नहीं बनता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण यदि हम देखें, मान लो कि यहां पर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन गए और वो एक दूसरे से नहीं चिपक रहे हैं। एक टाइम के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से नहीं चिपक रहे हैं, फिर भी यहां पर जो दोनों आरएनए बने हैं वो एक दूसरे के पूरक जरूर हैं लेकिन एक दूसरे के समान नहीं है। तो इस कारण से इनसे जो प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन में एमाइनो एसिड का क्रम होगा वो अलग होगा और जब अलग एमाइनो एसिड का क्रम होगा तो इनसे बनने वाली जो प्रोटीन होगी वो भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। इसका मतलब तो ये हो गया कि डीएनए के इस हिस्से के द्वारा दो अलग अलग प्रकार की क्या बन गई हैं? प्रोटीन बन गई हैं और ऐसा बायोलॉजी के अंतर्गत संभव नहीं है। इस कारण से डीएनए के एक स्ट्रैंड होता है वही आपका क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। दोस्तों इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में एक एंजाइम काम में आता है और उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम है आपका ट्रांसक्रिप्शन में काम में आता है। अब इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों कहते हैं? तो इसका कारण यदि हम देखें तो आरएनए पॉलीमरेज हमारा आरएनए बनाएगा लेकिन आरएनए बनाने के लिए ये किसके ऊपर निर्भर है? डीएनए के ऊपर निर्भर है। इसी कारण से इसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम।
ये एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन के लगभग सारे कार्य खुद कर लेता है। करने का मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट खुद करता है। इसके अलावा जो आरएनए बनाने की शुरुआत है वो खुद करता है। जो आरएनए बनेगा उसमें न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है वो खुद करता है। तो सारे कार्य ये खुद कर लेता है। लेकिन जो अनुलेखन इकाई होती है उस अनुलेखन इकाई में ये प्रारंभ जो प्रमोटर क्षेत्र होता है उसको नहीं पहचान सकता है। तो प्रमोटर को पहचानने के लिए यहां पर एक फैक्टर काम में आता है और उस फैक्टर को हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। तो ये प्रारंभन में काम में आता है और इसी प्रकार से समापन में भी एक फैक्टर काम में आता है जिसे हम कहते हैं रो फैक्टर, और ये काम में आता है समापन में। तो इस प्रकार से यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में एक एंजाइम और दो फैक्टर काम में आते हैं। दोस्तों जो डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए का जो हिस्सा आपका आरएनए बनाने में इन्वॉल्व होता है उस हिस्से को हम कहते हैं अनुलेखन इकाई। और अनुलेखन इकाई में कुछ अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो वो कौन, अब हम बात कर रहे हैं अनुलेखन इकाई, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है। दोस्तों यदि हम अनुलेखन इकाई अर्थात ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला क्षेत्र होता है वो होता है आपका उन्नायक अर्थात प्रमोटर। दूसरा क्षेत्र होता है वो होता है संरचनात्मक जीन, और तीसरा क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं समापक या टर्मिनेटर। जो ये संरचनात्मक जीन होती है ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि संरचनात्मक जीन है वह डीएनए का वह हिस्सा है जिसके द्वारा आपका क्या बनने वाला है, आरएनए बनने वाला है। अर्थात इसी क्षेत्र से आपके एमआरएनए का क्या होगा, निर्माण होगा। संरचनात्मक जीन के अंतर्गत डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं और डीएनए के ये 2 स्ट्रैंड होते हैं, इनमें से एक स्ट्रैंड के अनुसार आपका क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो जिस स्ट्रैंड के अनुसार आपका एमआरएनए बनता है उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसके अनुसार आपका क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। दोस्तों हमें पता है कि जो बनने वाला एमआरएनए है वो हमेशा 5 डेज टू 3 डेज की दिशा में बनता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में कौन सा स्ट्रैंड कार्य करेगा, डीएनए का वह स्ट्रैंड जो 3 डेज से 5 डेज की दिशा में होता है वह स्ट्रैंड आपका क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, यदि इसको हम समझें तो यहां जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा उसके नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम और इस जो ये कोडिंग स्ट्रैंड है उसके नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम होता है, ये एक दूसरे के क्या होता है, समान होता है। केवल एमआरएनए में क्या होता है कि थाइमिन के स्थान पर क्या हो जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए के जो नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है संरचनात्मक जीन। अब संरचनात्मक जीन के जो 5 डेज सिरा होता है उसकी तरफ आपका जुड़ा होता है प्रमोटर क्षेत्र। अब ये 5 डेज किस तरफ से लें, तो 5 डेज हमें ध्यान देना है कोडिंग स्ट्रैंड से लिया गया है। तो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके 5 डेज सिरे की तरफ जो क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं प्रमोटर। और प्रमोटर वह क्षेत्र है जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है और उसके बाद में एमआरएनए बनना क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो प्रमोटर क्षेत्र होता है यहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ेगा और आपका फिर उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी। जब आपका संरचनात्मक जीन से एमआरएनए बन जाता है तो उसके बाद में जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपके समापक क्षेत्र में पहुंचता है तो ये समापक क्षेत्र होता है वहां पर जाकर आपका एमआरएनए बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो समापक क्षेत्र होता है एमआरएनए के बनने को बंद करता है और ये होता है, ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डेज सिरे की तरफ पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो अनुलेखन इकाई होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। दोस्तों अब इसके बाद में यदि हम देखें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन का जो कार्य किया जाता है वो केवल और केवल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और इसके कोई भाग नहीं होते हैं। तो यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है उसमें मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है जिसे हम बोलते हैं प्रारंभन,
दूसरा चरण होता है जिसे हम बोलते हैं दीर्घीकरण, और तीसरा चरण होता है उसे हम कहते हैं समापन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमआरएनए बनना किस प्रकार से प्रारंभ होता है, और जो एमआरएनए बनना प्रारंभ होता है उसी चरण को बोलते हैं हम प्रारंभन। तो प्रारंभन की प्रक्रिया में जो सबसे पहले क्या होता है कि एक एंजाइम काम में आएगा, और उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, काम में आता है, और ये आरएनए पॉलीमरेज आकर आपको जुड़ जाता है किससे, प्रमोटर रीजन में। लेकिन ये खुद नहीं पहचान सकता कि प्रमोटर रीजन कहां पर है, तो इसकी सहायता कौन करता है, इसकी सहायता करता है सिग्मा फैक्टर। जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था कि जो सिग्मा फैक्टर होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर क्षेत्र में जोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रमोटर पर जुड़ गया है तो आपका प्रारंभन हो गया है। अब आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा चरण, अर्थात दीर्घीकरण, इलोंगेशन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, स्ट्रक्चर जीन का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, उनके अनुसार आपका क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। और ये कार्य करेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगातार न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, और न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर लगातार आपका एमआरएनए क्या हो जाता है, बनाता जाता है, जिससे कि एमआरएनए धीरे धीरे क्या होता जाता है, लंबा होता जाता है। और इसी चरण को हम बोलते हैं दीर्घीकरण, अर्थात एमआरएनए का लंबा होना, दीर्घ होना। और जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये टर्मिनेटर रीजन में पहुंचता है, अर्थात समापक क्षेत्र में पहुंचता है, तो वहां पर जाते ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ में एक फैक्टर जुड़ जाता है, और उस फैक्टर को हम बोलते हैं रो फैक्टर। जैसे ही ये रो फैक्टर इसके साथ जुड़ता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग हुआ है, वैसे ही आपका ये एमआरएनए भी अलग हो जाता है, और उसके बाद में आपका ये रो फैक्टर और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, एमआरएनए बने जाता है। दोस्तों एक बात यदि आपको और बताएं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है, ये साइटोप्लाज्म में ही होती है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आपका केंद्रक होता है और साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंतर्गत कोई खास अंतर नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है, और उसके अलावा इसमें कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इन 3 चरणों के अंतर्गत आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।